हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस सेशन को अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में वो 100 to 100% यहीं से ही रहने वाले हैं। तो बस आप सीधा से अंत तक जोर देखने का प्रयास कीजिएगा और इस वीडियो को आप जो है अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग बारी बारी से प्रश्न को। और यहाँ पे फर्स्ट ना प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। काफ़ी ये महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्प में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी ये महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में या हरे पौधों में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है हरे पौधों में, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी जो है इस वीडियो को अंत तक जोर देखने का प्रयास कीजिए क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में वो 100% ही लड़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे थर्ड प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन का आप देख सकते हैं कि जल से, ग्लूकोज से, CO2 या डिक्टियोसोम से। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उम्मीद करते हैं आप सभी इस प्रश्न का आंसर बता दिए होंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी कि जल से। उनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और जल का जो सूत्र होता है H2O होता है, याद रखिएगा दोस्तों। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देख सकते हैं फोर्थ नंबर प्रश्न को, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि व्हियर आर गैस्ट्रिक ग्लैंड फाउंड इन। तो यहाँ पे जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में या मुंह में। देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टोमक में पाया जाता है, यानी कि अमाशय जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो भी दोस्तों नए जुड़ेंगे चैनल से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों। एक बार सभी दोस्तों मिलकर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्तों अपने तैयारी को मजबूत कर पाए कम समय में। दोस्तों एक बार शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों मिलकर दोस्तों इस वीडियो को। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा, चारों ऑप्शन का आप सही से देख सकते हैं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है, कोशिका द्रव्य में, यानी कि साइटोप्लाज्म में, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और कोशिका के पावर हाउस से किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। और आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों कि कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। इथाइल अल्कोहल इज मेड फ्रॉम विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। देखिए, इथाइल अल्कोहल का अगर मान लीजिए अगर सूत्र कहा जाए तो देखिए CH3 CH2 और OH होता है इथाइल अल्कोहल, अगर IUPAC नाम अगर कहेगा तो ठीक है, इसका यही सूत्र होता है। और यहाँ पे प्रश्न था कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवायवीय जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं आप सभी जो है इस प्रश्न का भी आंसर बता दिए होंगे कि कोशिका के आत्महत्या के थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। जो भी दोस्त लाइसोसोम बताए थे उसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को, सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सभी दोस्त जो है आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, अधिक से अधिक आंसर इसलिए बताने का हम कह रहे हैं ताकि जो है सीधे जो है यहाँ से प्रश्नोत्तर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, 100% कह सकते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन हो जाएगा। यहाँ पे चारों ऑप्शन का आप सही से देख सकते हैं। और यहाँ पे बता देना है कि सबसे जो है छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि इनमें से कौन सा हो जाएगा। देखिए 7 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा और प्यूट्रिटरी ग्रंथि होता है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे
जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और एक दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नमक का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। कमेंट बॉक्स से जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों कि नमक का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। अलग से इसलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं ताकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वह आएगा ही दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न देखिए कि पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया का क्या कहलाते हैं। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे बताना है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं चारों ऑप्शन का आप सही से देख लिए होंगे और इसका आंसर भी बता दिए होंगे। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाष्पोत्सर्जन। जो भी दोस्त बता रहे हैं उनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। उम्मीद करते हैं NaCl भी आपसे भी बता दिए होंगे। नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वह NaCl होता है, याद रखेगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि घेंघा रोग पनपता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों कि घेंघा रोग जो है एक गोस्टा डिजीज डेवलप्स फ्रॉम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। चारों ऑप्शन का आप सही से देख सकते हैं कि घेंघा रोग जो पनपता है वह किसके कारण होता है। देखिए 9 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है आयोडीन की कमी से, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और एक दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेंजीन का जो है वह सूत्र क्या होता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों कि बेंजीन का जो है वह सूत्र क्या होता है। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। काफ़ी ये भी प्रश्न है दोस्तों। इस पूर्णतः ये 100% आने की संभावना है दोस्तों कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे का द्रव को क्या कहते हैं। क्या प्लाज्मा, लिम्फ, सीरम या सफ़ेद रक्त कणिकाएं। तो सफ़ेद रक्त कणिकाएं WBC यानी कि वाइट रेड सेल यानी कि वाइट ब्लड सेल, या ये इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा यानी कहने का अर्थ है दोस्तों रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। 10वां प्रश्न का राइट आंसर ये प्लाज्मा को कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नहीं, ये एक तिलचाटा होता है ना। तिलचाटा तो आप लोग जानते ही हैं। तिलचाटा में जो है वाइट ब्लड सेल ही उसमें पाया जाता है, यानी कि सफ़ेद रक्त कणिकाएं ही पाए जाते हैं। उसमें जो है रेड ब्लड सेल नहीं पाए जाते, यानी कि हम लोग के जैसे खून होता है लाल, वैसे तिलचाटा में आप देखिएगा कि उसका जो रंग होता है यानी कि खून का वह उजला होता है, यानी कि उसमें जो है वह सफ़ेद रक्त कणिकाएं ही उसमें पाए जाते हैं, याद रखेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों कि रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी जो है इसे प्रश्न का आंसर भी बता दिए होंगे। देखिए 11वां प्रश्न का राइट आंसर होगा स्फिग्मोमेनोमीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे। और दूध की जो होता है ना कि दूध को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, यानी कि दूध में जो रक्तचाप नहीं, उसमें दूध का जो वैल्यू मापा जाता है वह लेक्टोमीटर में ही मापा जाता है, याद रखेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और बेंजीन का जो सूत्र होता है C6 और H6 जो भी दोस्त बताए थे उनका राइट आंसर हो जाएगा। अलग से इसलिए क्वेश्चन पूछ रहे ताकि बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्नोत्तर ना आए दोस्तों, क्योंकि ये जो सेशन कर लेते हैं अच्छे से तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वह लगभग आ ही जाएंगे दोस्तों। बोर्ड एग्जाम में 100% कह सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न के वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उम्मीद करते हैं आप सभी जो है इसे प्रश्न का आंसर बता दिए होंगे 12 का। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पौधे में जो है वह पाई जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि निम्नलिखित में किसमें जो है खुला परिसंरचना तंत्र पाया जाता है। ये भी प्रश्नोत्तर बहुत ही VVI प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तिलचाटा में। तिलचाटा का जो है इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है क्योंकि जो है इसमें जो है वाइट ब्लड सेल पाया जाता है, यानी कि WBC पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न को कि रक्त क्या होता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि रक्त क्या होता है। तो रक्त जो होता है यह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और रक्त का जो pH मान होता है 7.4 होता है, याद रखिएगा दोस्तों।
तो 7 पॉइंट रक्त का पीएच मान होता है और रक्त जो होता है तरल सहसंयोजी युतक होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे 15वां प्रश्न भी आप सभी के सामने उपलब्ध हो चुका है कि मूत्र का पीला रंग जो है किस वर्ण के कारण होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि मूत्र का जो पीला रंग होता है वह किस वर्ण के कारण होता है, कि विच पिगमेंट कॉज द येलो कलर ऑफ यूरिन। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 15वां प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यूरोक्रोम जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है उभयलिंगी जंतु है। यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ हार्मोफोरडिट एनिमल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे उभयलिंगी जंतु का बात किया गया है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 16 का हो जाएगा ऑप्शन में जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी केंचुआ का जो है उभयलिंगी जंतु के रूप में जाना जाता है और इसे जो है किसानों का मित्र भी कहा जाता है, याद रखेगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि यूरिया जो है रक्त में वह कहाँ से प्रवेश करते हैं, कि वेयर डज यूरिया इंटर द ब्लड फ्रॉम। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 17 का जो भी दोस्त सी बता रही यकृत से, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 18वां प्रश्न आप देख रहे होंगे कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन इनमें से कौन सा हो जाएगा, कि इट इज केमिकल शोइंग बायोमैग्निफिकेशंस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए 18वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। DDT जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एक दोस्तों हम लोगों से CFC का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कि CFC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CFC का जो फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है और ATP का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो एडिनोसिन ट्रायोफॉस्फेट होता है ATP का फुल फॉर्म, याद रखेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। तो देखिए 19वां प्रश्न के जो राइट आंसर हो जाएगा, तो जो भी दोस्त 19 का बी बता रहे हैं कि शाकाहारी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक भूमिगत जल का उदाहरण है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक भूमिगत जल का उदाहरण हो जाएगा। देखिए 20वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, इससे प्रश्न का राइट आंसर कुआं जो है, जो भी दोस्तों बता रहे कुआं, उनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्केन का जो है एल्केन का जो है सूत्र क्या होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे 3 ही क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। या तो एल्केन का पूछेगा, या तो एल्कीन का पूछेगा, या तो एल्काइन का पूछेगा। तो एल्केन का जो है सबसे पहले आप सभी जो है उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी जो है इससे प्रश्न का आंसर बता दिए होंगे। देखिए 21वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो भी दोस्त सी बता रहे डार्विनवाद, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और मेंडल जो है वह आनुवंशिकता के पिता जो है मेंडल को कहा जाता है। और मेंडल के द्वारा जो है वह मटर नामक पौधे को प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। यानी कि गार्डन पी के उसमें उपयोग किया गया था आनुवंशिकता के नियम के लिए। जो मेंडल को माना जाता है उस मेंडल के द्वारा जो प्रयोग किया गया था जो पौधा वह मटर ही था, याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे हम पूछे थे कि एल्कीन का सूत्र क्या होता है, हम थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। देखिए CnH2n+2 जो होता है यह एल्कीन का सूत्र होता है, ठीक है। और Cn और H2n जो होता है यह एल्कीन का सूत्र होता है, एल्कीन का। और माइनस जब 2 इसमें लगाते हैं CnH2n और -2 ये एल्काइन का होता है, याद रखें दोस्तों। यानी कि तीनों में से एक जो क्वेश्चन से आगे बोर्ड एग्जाम में वो 100% रहने ही वाले हैं इस बार, ठीक है। तो इस तीनों का सूत्र देख लीजिए, एल्केन का CnH2n+2 होता है, एल्कीन का CnH2n होता है, और एल्काइन का होता है CnH2n-2, यानी कि 2 घट जाता है इसमें से, याद रखेगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं कि हरे पौधे कहलाते हैं, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी जो है इस प्रश्न का आंसर बता दिए होंगे। देखिए 8वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा
सॉरी 22वां प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, जो भी दोस्तों यहाँ 22 का सी बता रहे उत्पादक, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं कि अनुत्सर्ग का कारण क्या होता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि अनुत्सर्ग का क्या कारण होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और जो भी दोस्तों नए जुड़ेंगे चैनल से और जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि वियर आर द इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस फाउंड इन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंगनाशय में जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पेनक्रियास जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है। काफ़ी भी प्रश्न है दोस्तों कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मैंगनीज जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आंसर जो है बताने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे निसल कणिकाएं पाई जाती है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि निसल ग्रेनुलस आर फाउंड इन। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, कि द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि मानव का जो मस्तिष्क जो होता है उसका वेट कितना होता है, यानी कि उसका वजन कितना होता है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 1.2 से 1.4 kg के बीच होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर देखिए प्रश्न के निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब होता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न को आप सही से पढ़ लीजिएगा दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए 28वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक तथा उल्टा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और एक दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो उसमें जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस याद रखिएगा दोस्तों, कॉनकेव लेंस। और दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का उसमें प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष में। और जाड़ दूरदर्शिता में किसका प्रयोग करते हैं। तो बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। बाईफोकल लेंस का जो है प्रयोग जाड़ दूरदर्शिता में प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। और अबिंदुकता में जो है अबेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अधिक से अधिक इसलिए बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो है आपसे जो है एक भी प्रश्न उत्तर अब छूटे ना दोस्तों। आपको बस 80 में 40 ही क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो आपसे भी जो है आंसर अधिक से अधिक 40 में 40 जरूर करके आएंगे। ये 100% हमारा दावा है। आपसे भी जो है वह 40 में 40 जरूर ही करके आएंगे दोस्तों। पूरे उम्मीदें के साथ कह सकते हैं कि आपका जो है 40 में 40 जरूर ही आएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे यही प्रश्न उत्तर बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही वीवीआई दोस्तों। ये हमसे ले लीजिए 100%, ये प्रश्न उत्तर 100% आने ही वाला है, ठीक है दोस्तों। कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। देखिए साइड मिरर जब भी दोस्तों कहे तो उसमें जो है उत्तल दर्पण का ही उसमें प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी दोस्तों यहाँ पे ए बता रहा हूँ उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एक दोस्तों कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाड़ियों के जो है हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो हेडलाइट में है जो है अवतल दर्पण का ही उसमें प्रयोग करते हैं। और एक दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि हजामती दर्पण या जो डॉक्टर होते हैं वह अपने प्रयोग में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर दोस्तों हजामती दर्पण का है तो हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। और डॉक्टर के द्वारा जो लेंस प्रयुक्त किया जाता है जैसे नाक गला का उसको जांच करने है तो उसमें जो है अवतल लेंस का ही उसमें प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अधिक से अधिक इसलिए बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सभी क्वेश्चंस को जो है आप अच्छे से याद रखें। और बोर्ड एग्जाम में 100% कहते हैं आप सभी जो है वह कर ही आएंगे दोस्तों, पूरे उम्मीदें के साथ कह सकते हैं। और यहाँ प्रश्न अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है। जब भी दोस्तों अवतल लेंस का बात किया जाए तो इसमें जो है 12 प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से जो है 12 प्रतिबिंब बनता है। और 12 जब प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस में तो इसका राइट आंसर हो जाता है इनमें से सभी, यानी कि सीधा भी बनता है और आभासी बनता है और छोटा। देखिए छोटा इसलिए
यहाँ पे इनमें से सभी के साथ जाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ स्थितियों में जो है 12 प्रतिबिंब तो बनता ही है, बट क्या होता है कि कुछ स्थिति में जो है वो उसमें जो छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। तो हम लोग इनमें से सभी के साथ ही जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर का ऑप्शन में जो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अवतल लेंस में जो मापी गई जो दूरी होती है वह निगेटिव होती है, याद रखिए दोस्तों, यानी कि ऋणात्मक होती है। और यहाँ प्रश्न है कि ऊर्जा का जो है एसआई मात्रक क्या होता है। काफ़ी है भी प्रश्न है दोस्तों कि द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जीज। तो यहाँ पे ऊर्जा का जो है एसआई मात्रक क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी जो है इस प्रश्न का आंसर बता दिए होंगे। देखिए ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है जूल। देखिए इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। और ऊर्जा का अगर कहे कि सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है किलोवाट घंटा होता है, याद रखिएगा दोस्तों। और ऊर्जा का जो धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है, याद रखिएगा दोस्तों। ओम किसका मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, याद रखिएगा दोस्तों। प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वह ओम मीटर होता है, याद रखिएगा दोस्तों। धारा का एम्पियर, प्रतिरोध का मात्रक ओम और प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है, याद रखिएगा। और यहाँ प्रश्न की आकाश का नीला रंग होना का किस परिघटना का परिणाम होता है, यानी कि आकाश का जो है नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम होता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी जो है इस प्रश्न का आंसर बता दिए होंगे। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकीर्णन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एक दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपवर्तन तथा परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हम अभी पूछ रहे हैं कि अपवर्तन तथा परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, ये भी प्रश्न उत्तर 100% छपने ही वाले हैं। तो इसका जो है दोनों का जो नियम है वो 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अपवर्तन का भी और परिवर्तन का भी 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए प्रश्न की सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी कि जब भी दोस्तों अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहेगी, अगर न्यूनतम दूरी यहाँ पे अगर दिखाई दे दिया अगर क्वेश्चंस में, तो आप 100% मारेंगे 25 सेंटीमीटर, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और वहीं अगर अधिकतम दूरी कहे थी, अधिकतम दूरी तो उसके अनंत होता है, याद रखिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे प्रश्न को कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होती है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि P बराबर होता है 1/f, 1/f होता है। तो 1/f यहाँ पे सेंटीमीटर में रहेगा, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो यहाँ पे 100 यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो 100 अपन यहाँ पे अगर 50 करेंगे तो 50 दूनी 100 है, यानी कि क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर, यानी कि 2 + 2, यानी कि उत्तल लेंस है तो इसमें मापी गई जो दूरियाँ होती है प्लस में होती है, यानी कि धनात्मक होती है मापी गई दूरी +2 डायप्टर होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर है। और एक दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि लेंस की क्षमता का जो है वह मात्रा क्या होता है, तो उसे हम लोग डायप्टर के रूप में उसे मापते हैं, डायप्टर, जिसे मीटर इनवर्स भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न है कि एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा रहता है। काफ़ी ये भी यही प्रश्न है दोस्तों कि एक जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म वह कितने सतहों से घिरा होता है। तो इसका 35वां प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह 5 सतहों से जो है घिरा रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन में यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है कि द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज चेंज्ड बाय। तो इसका जो सही आंसर होगा 36 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो बी है परितार का, जो कि राइट आंसर होगा आइरिस जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न की प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, तो हम लोग मुझ-ज़बानी ही कवर किए थे। 2 नियम होते हैं, अपवर्तन का है या परिवर्तन, वह 2 नियम होते हैं, याद रखें। ऑप्शन जो यहाँ पे जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न एक फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। काफ़ी ये महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फोटोग्राफी कैमरा इज। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी दोस्तों यहाँ पे 38वां प्रश्न का राइट आंसर, जो भी दोस्तों यहाँ पे उत्तल लेंस कॉनकेव लेंस बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। यहाँ पे ये भी प्रश्न उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत हो, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर हो, तो परावर्तन के बाद
बिंदु से होकर गुजरेगी। तो किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी फोकस से ही वह गुजर सकती है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ण विक्षेपण इसका नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अपवर्तन में क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कांच का स्लेब है, मान लीजिए इस एक छड़ी इस पर डुबाया जाए तो ये टेढ़ा हुआ महसूस होता है, तो वह अपवर्तन के कारण ही संभव हो पाता है, यानी कि तारा का जो टिमटिमाना होता है वह अपवर्तन के कारण ही संभव हो पाता है, याद रखेगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 41 का, तो 41 नंबर प्रश्न का आंसर नंबर जो भी दोस्त सी बता रहे हैं कि गतिमान हवा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ अ ग्लास इन एयर इज। तो यहाँ पे कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है। जब भी दोस्तों अगर अवतल जहाँ भी दिखाई दे अवतल लेंस रहे या अवतल दर्पण रहे, तो उसमें जो है ऋणात्मक आंख मूंद कर उसमें जो है वह ऋणात्मक ही मारेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर का ऑप्शन, और यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। और वहीं अगर उत्तल दर्पण का है या उत्तल लेंस का है, तो उसमें जो है हम लोग आंख मूंद कर पॉजिटिव ही मारेंगे, यानी कि धनात्मक ही मारेंगे। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विद्युत का सुचालक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी जो है इस प्रश्न का आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग्रेफाइट जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ग्रेफाइट का जो उपयोग है, जो पेंसिल होता है ना दोस्तों, पेंसिल के जो नीड होता है, पेंसिल का जो नीड है उसमें ग्रेफाइट का ही प्रयोग किया जाता है। और हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। और इसका जो क्रांति कोण होता है 24.41 डिग्री होता है हीरा का अपवर्तनांक दोस्तों, याद रखेगा। इसमें जो प्रसंकरण होता है हाइब्रिडाइजेशन वह sp3 होता है, याद रखेगा दोस्तों। प्रकृति में सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है वह हीरा का ही होता है, याद रखेगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अधिक से अधिक इसलिए बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सभी क्वेश्चन जो है वह यहीं से ही आए दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि वक्ता त्रिज्या 1 मीटर की अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। यहाँ पे 1 मीटर एक वक्त यानी कि आर का मान दिया है 1 मीटर, तो इसका फोकस दूरी क्या होती है। देखिए 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50 सेंटीमीटर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 50 सेंटीमीटर इसलिए होता है क्योंकि ये मीटर में है, सेंटीमीटर में जब इसको बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, तो 100 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100। देखिए हम जानते हैं कि एफ और आर में जो रिलेशन होता है ए बराबर होता है r/2 यहाँ पे होता है, तो r/2 ये तो एफ और आर में रिलेशन होता है। और तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे एफ, क्योंकि यहाँ पे एफ का ही मान पूछा गया है, तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। तो आप कहेंगे बिल्कुल ही हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई विकिरण जो है अभिलंब से विचलित हो जाती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभिलंब से जो है वह दूर हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। काफ़ी भी प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर बता दिए होंगे। ठीक है 46 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो ए है जनित्र, जो कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न इस बार जो है ये छपने वाले प्रश्न है कि द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ भी बताने कि ऊर्जा का जो है पारंपरिक स्रोत क्या होता है। तो 47 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो भी दोस्त सी बताने कोयला, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी जो सी ऑप्शन इस प्रश्न का। देखिए पारंपरिक स्रोत पूछा गया है तो ये कोयला के साथ जाएंगे। अगर
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत प्रकाश की किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नलिखित में से प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होती है। तो घटित जो होता है इसका जो सही आंसर 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विक्षेपण जो है इससे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर देखिए प्रश्न कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होता है। तो जब भी दोस्तों घरों में अगर कहेगा विद्युत आपूर्ति तो इसका जो सही आंसर 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 220 वोल्ट प्रति धारा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्तों नए जुड़ेंगे चैनल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक एक बार जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो को जो है अपने दोस्तों में भी एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्त जो है अपनी तैयारी को जो है कम समय में अधिक मार्क्स ला पाएँ दोस्तों। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि जास्ता की परमाणु संख्या होती है, यानी कि द एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक इस, तो यहाँ पे बताना है कि जास्ता का जो है परमाणु संख्या होती है। तो जब भी दोस्तों जास्ता का यानी कि जिंक का है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है 30, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों कि धोबिया सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं आपका आंसर आ गया होगा 51 का। 51वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Na2CO3 × 10H2O, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रबल क्षारक हो जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रबल क्षारक के रूप में हो जाएगा। तो 52वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NaOH, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि हीमेटाइट जो है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है। काफ़ी ये भी प्रश्न है दोस्तों, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आने ही वाला है। जब भी दोस्तों हीमेटाइट, मैग्नेटाइट या सीडेराइट का है, यह जो होता है लोहा का जो है यह अयस्क होता है, यानी कि एफी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का राइट। देखिए हेमाटाइट रहेगा या तो सीडेराइट रहेगा या तो मैग्नेटाइट रहता है, ये तीनों जो है लोहा का अयस्क होता है। और एक जो दोस्तों पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम का जो है अयस्क कौन सा होता है। देखिए एल्यूमिनियम का जब भी दोस्तों अयस्क का है तो बॉक्साइट जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बॉक्साइट जो है बॉक्साइट वह एल्यूमिनियम का अयस्क होता है जो कि धाकड़ उदाहरण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न की सल्फाइड यश का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है। यहाँ पे को बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कि सल्फाइड यश का जो है का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। काफी महत्वपूर्ण यह प्रश्न। देखिए इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है फेन उत्प्लावन विधि, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जो भी दोस्तों नए जुड़ेंगे चैनल से वो जो ही सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जो है लाइक एक बार सभी दोस्तों कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे देखिए कि अभिक्रिया 2Zn+O2 और 2ZnO और किस प्रकार के जो है यह अभिक्रिया है, क्योंकि दो रिएक्शन इतना दिया गया है तो विच इज टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे यह होता है उपचयन, जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑक्सीडेशन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ग्लूकोज का जो है आणविक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का जो यहाँ पे आणविक सूत्र पूछा द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह जगह ऑप्शन नंबर यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। H2SO4 यानी कि इसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, कि सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इसे जो है अम्लों का भी राजा भी के नाम से जाना जाता है H2SO4 को। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है विलेय होता है, अविलेय होता है, आयनित होता है या डी है, इन्हीं में से कोई नहीं। तो देखिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जल जो अम्ल होता है वह जल में वह होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है कि आयनित होता है, कि जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अम्ल में हम लोग जानते हैं ना दोस्तों कि H+ आयन होता है, H+ आयन जो है वह अम्ल में पाया जाता है, जो कि आयनित तो हम लोग कह सकते हैं आसानी से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि लिथियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। तो लिथियम का जो परमाणु संख्या होता है वह 3 होता है, और जानते हैं कि 1 और 2। तो पहलका कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरा कक्षा में 1। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के साथ जाएंगे, नहीं कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
और यहाँ पे प्रश्न है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व क्या होता है। देखिए शून्य समूह जब भी दोस्तों कहे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से हीलियम जो है इस प्रश्न यानी कि वर्ग 18 के जो तत्व होते हैं उसे शून्य तत्व के नाम से जानता है। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन ये सभी जो होते हैं यह शून्य तत्व के समूह के होते हैं। इसका राइट आंसर का ऑप्शन यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व इनमें से कौन सा हो जाएगा। जब भी दोस्तों यहाँ पे सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व अगर कहे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि फ्लोरीन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी जो गैस है मुक्त होती है। काफी अभी भी ये प्रश्न है दोस्तों कि विच गैस इज डिपोजिट ऑन कैथोड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस जो है वह मुक्त होती है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 61 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हाइड्रोजन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ओजोन का जो सूत्र होता है वह O3 होता है। यह जो होता है एक प्रकार का अपरूप होता है, याद रखिएगा दोस्तों। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन जो पड़ता है वह समताप मंडल में पड़ जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में जो है वह ओजोन पड़ता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर देखिए प्रश्न कि हमारे शरीर का जो है पीएच मान होता है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारा जो शरीर होता है इसका पीएच मान कितना होता है। तो 62वां प्रश्न का जो राइट आंसर 7 से 7.8 के बीच होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल से अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल होता है। तो देखिए 30वां प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन में जो डी है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि H2SO4 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है संश्लेषित सूचक होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संश्लेषित सूचक होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर है मेथिल ऑरेंज जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर देखिए प्रश्न कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और प्लस में H2O जब अभिक्रिया करेगा तो यह अभिक्रिया करके बनता है। तो जब भी दोस्तों अभिक्रिया करके जब यह बनता है तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं 65 का सी यानी कार्बनिक अम्ल, जो कि राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ये बनता है कितना, ये H2 और CO2 बनता है। तो ये कार्बनिक अम्ल के नाम से भी इसे जानते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है, H2SO4 होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो क्रियात्मक समूह होता है वो COOH होता है। देखिए क्रियात्मक समूह से भी एक या दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह होता है COOH, और अल्कोहल क्रियात्मक समूह होता है वह OH होता है, याद रखिएगा दोस्तों। अल्कोहल का OH होता है। और एल्डिहाइड का अगर क्रियात्मक समूह कहेगा तो CHO होता है, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है। और CO जो होता है कीटोन का होता है। और एस्टर का जो क्रियात्मक समूह होता है COO होता है, याद रखेगा दोस्तों। और एमाइड ग्रुप का कहेगा तो यह NH2 होता है, याद रखेगा दोस्तों, एमाइड ग्रुप का याद रखेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इससे बाहर अभी भी प्रश्नोत्तर आपसे नहीं छूटेगा दोस्तों, यानी कि नहीं आएगा दोस्तों। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि कॉपर पेराइड्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी कि संगठन क्या होता है, द केमिकल कंपोजिशंस ऑफ कॉपर पेराइटिस। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 66 का। तो 66वां प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट CuFeS2 होता है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को जो है अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले जो सेशन होंगी वो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। यानी कि कहने का अर्थ है दोस्तों सेशन को अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बड़ी में 100% ही रहने वाले हैं। और ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु का, जब भी दोस्तों यहाँ पे मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले अगर धातु कहेगा तो सोना होता है, क्योंकि ये इसका नाम ही सोना होता है। इसका जो है प्रकृति में या मुक्त अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि इसका जो है संक्षारण नहीं हो पाता है, याद रखिएगा दोस्तों। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों अगर मिश्र धातु अगर कहे कि पीतल का जो है मिश्र धातु क्या होता है, तो एक ट्रिक होता है, छोटा सा ट्रिक होता है, पिताजी पी से पीतल, त से तांबा, ज से जास्ता, यानी कि पीतल का जो मिश्र धातु होता है तांबा और जास्ता होता है, याद रखिएगा दोस्तों। इसका जो इस प्रश्न का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी।
और यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सी जो धातु है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी जो है इस प्रश्न का एकदम से गोली की तरह इसका आंसर बता दिए होंगे कि सबसे कौन सी जो धातु है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है। तो यहाँ पे आंसर ना प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी दोस्तों ए बता रहे हैं यानी कि जेड है, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कि किसी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ नॉन मेटल कैन बी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जो भी दोस्त यहाँ पे 69 प्रश्न का राइट आंसर जो भी दोस्त यहाँ पे बी बताने, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है। इस पर देखिए 4, 5, 6 और 7 हो सकते हैं, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। और यहाँ पे देखिए प्रश्न पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है। तो दोस्तों हम अभी ही बताए थे कि पीतल किसका मिश्र धातु होता है। तो हम लोग पीतल देखिए पिताजी यानी कि पी से पीतल, त से तांबा यानी कि सी ज से जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 70 का ए, यानी कि जी इसका राइट आंसर का ऑप्शन में यहाँ पे जो ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एक दोस्तों हम लोगों से पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है। तो एक भी ट्रिक ये ले लीजिए कि ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक है, आप सभी को मालूम होगा कि ईंटा पर जो है वह गोल्डी नाचे, ईंटा पर जो है गोल्डी नाचे। इस प्रश्न से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वह हर साल पूछ लिया जाए, गोल्डी नाचे। देखिए ई से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और टॉ से टॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता टॉमसन हो जाएगा, पर से प्रोटॉन हो जाएगा, गोल्ड से गोल्ड स्टीन हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन की खोजकर्ता जो है वह गोल्ड स्टीन हो जाएगा दोस्तों। और 9 से न्यूट्रॉन, 4 से चेडविक, यानी कि जेम्स चेडविक के द्वारा जो है और न्यूट्रॉन की खोज किया गया था दोस्तों। हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं कि ईंटा पर जो है गोल्डी नाचे, यानी कि ई से इलेक्ट्रॉन, टॉ से टॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता टॉमसन हो जाएगा, पर से प्रोटॉन हो जाएगा, गोल्ड से गोल्ड स्टीन हो जाएगा, प्रोटॉन की खोजकर्ता गोल्ड स्टीन या रदरफोर्ड भी इसे मानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। और 9 से न्यूट्रॉन और 4 से चेडविक, ये न्यूट्रॉन खोजकर्ता जेम्स चेडविक के द्वारा किया गया था दोस्तों। इस प्रकार से हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी को यहाँ तक जो है सेशन अच्छी लगी होंगी। और सेशन अगर अच्छी लगी होंगी तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को जो है अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है समवायी है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर आइसोमर्स। तो यहाँ पे समवायी के रूप में कौन सा हो जाएगा, तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर हो, जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि CH3O का IUPAC प्रणाली का अनुसार नाम क्या होता है। देखिए जब भी दोस्तों IUPAC नाम कहेगा, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 72 नंबर प्रश्न का मिथॉक्सी इथेन हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी दोस्तों ए के साथ का है उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहा का कौन सा ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है। तो देखिए 73 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए Fe3O4, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो ए है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग की संख्या क्या होगी। जब भी दोस्तों परमाणु संख्या अगर 16 रहेगी तो आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग की जो संख्या हो जाएगी वह जगह ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है 16, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करती। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी जो धातु है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो देखिए 75 नंबर प्रश्न का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी कॉपर, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि एक मिश्र धातु में 90% अगर कॉपर है और 10% टीन है तो इस मिश्र धातु का नाम क्या होता है। काफ़ी ये VVI प्रश्न दोस्तों, अगर 90% अगर कॉपर है और 10% अगर टीन है तो इस मिश्र धातु का नाम क्या होता है। तो देखिए 76 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ब्रोंज, जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
और जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। काफ़ी ये महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे 77 प्रश्न का आंसर बता देंगे H2 गैस, जो कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि निम्नलिखित में से कौन सी जो धातु है वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो धातु है वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है। तो देखिए 78 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन और यहाँ पे जो सी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एजी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द एन और अल्कोहल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा कि अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाते हैं। तो 79 प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गैंग, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 80 का हो जाएगा तन्यता जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी को अच्छी लगी होंगी तो 1 लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए जुड़े हैं तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी कितने दोस्तों, जय हिंद।